ओपन हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ओपन हो रही। आज पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस which occur after the translation. The protein has been synthesized. Now protein have to go under different modifications for further processing. First step is the protein folding. जो प्रोटीन बन गई है वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, चेन्स की फॉर्म में है, ठीक है। उस प्रोटीन ने अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में आना है। प्रोटीन फोल्डिंग इज एक्चुअली द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड चेन इनटू द थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो फोल्डिंग है प्रोटीन की, उसको प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं, और ये होती है ट्रांसलेशन के बाद। ट्रांसलेशन में तो प्रोटीन की चेन्स बनती हैं, अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, वो चेन्स फिर फोल्ड होती हैं थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये उसकी नेटिव फॉर्म है। नेटिव फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें प्रोटीन फोल्ड हुई होती है, ठीक है। और फिर ही प्रोटीन एक्टिव होती है। जो प्रोटीन चेन की फॉर्म में होती है वो एक्टिव नहीं होती जब तक कि ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में अपने ना आ जाए। जैसे ये प्रोटीन जो मैसेंजर आरएनए से सिंथेसाइज की गई है, जैसे ही ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि अब ये एक्टिव प्रोटीन बन गई है। ये इसकी एक्टिवेशन भी है जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है। कुछ पार्ट कहते हैं वो मे भी प्रोटीन के अनफोल्डेड रहें, लेकिन जो नेटिव स्टेट जो फॉर्म नजर आनी चाहिए प्रोटीन की वो फोल्डिंग में ही नजर आनी चाहिए, ताकि थ्री डी स्ट्रक्चर जो है उसका वो सामने आ सके। अगर प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं फोल्ड होती बनने के बाद तो वो इनएक्टिव रहती है, और उसके इनएक्टिव होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां डिजीजेस काज होती हैं। जैसे अमाइलॉइड फिब्रल है। अमाइलॉइड फिब्रल जो है ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो कम्युलेट होना शुरू हो जाती हैं मसल्स में, ब्रेन के मसल्स में, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो फंक्शन करना छोड़ देता है। इसको माइलॉइड फिब्रल्स बोलते हैं डिजीज को। ये इसलिए होता है कि जो प्रोटीन वहां पे पहुंचती है वो मिसफोल्ड होती है, यानी उसकी फोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होती। वो फोल्ड तो होती है बट प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होती। अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी इसी वजह से होते हैं जब प्रोटीन तरीके से फोल्ड ना हो पाए, क्योंकि एंटीबॉडीज भी एक्चुअली प्रोटीन ही होती हैं। जब उनकी फोल्डिंग ही सही तरह से नहीं हो पाएगी तो वो फंक्शनल ही नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा डीनेचरेशन आपने सुना होगा, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब टेम्परेचर हाई दिया जाए प्रोटीन को तो वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। ये आपने सुना होगा। डीनेचरेशन में क्या होगा, उनकी फोल्डिंग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, अनफोल्डेड होना शुरू हो जाती है ज्यादा हीट पे। तो ये भी प्रोटीन को डैमेज करने का बायस बनती है। इसका मतलब है फोल्डिंग प्रोटीन की प्रॉपर होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होती तो बहुत सारी डिजीजेज आ सकती हैं, बहुत सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं बॉडी के। फिर ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन कितना होता है डिपेंड करता है, वैसे तो मिली सेकेंड्स की बात है। प्रोटीन जैसे ही ट्रांसलेट होती है उसके बाद फौरन से फोल्ड हो जाती है। ये आप देख सकते हैं प्रोटीन चेन्स इस तरह से बनती हैं, ऐसे। ये अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब इसने फोल्ड होना है इस तरह से। ये देखें फोल्डिंग के बाद ये कितनी अच्छी शेप दे रही है, एक थ्री डिमेंशनल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये फोल्डिंग है, ये बिफोर फोल्डिंग और ये आफ्टर फोल्डिंग प्रोटीन है। ड्यूरेशन कुछ जो बहुत ही स्लो फोल्डिंग प्रोटीन्स होती हैं वो कुछ मिनट से 1 घंटा 2 घंटे तक लगा देती हैं फोल्ड होने में, लेकिन बाकी जो कि फास्ट फोल्डिंग है, जो मोस्टली होती हैं प्रोटीन फास्टली फोल्ड होती हैं, वो ऑलमोस्ट मिली सेकेंड्स लगाती हैं, लेकिन सेकेंड का भी कुछ हिस्सा फोल्ड होने में, ठीक है। ये ड्यूरेशन हो गया। उसके बाद है प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन को टारगेट करना, टारगेट का मतलब प्रोटीन को टैग करना कि उसने कहाँ पे जाके काम करना है। सेल के अंदर करना है, सेल के बाहर जा करना है, कहाँ जाना है। उसके लिए प्रोटीन टारगेटिंग इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। उनकी जो मुनासिब मंजिल है वहां तक उनको सेल के अंदर या बाहर जो पहुंचाना है वो प्रोटीन टारगेटिंग कहलाता है। प्रोटीन्स को टारगेट किया जा सकता है कि वो किसी अपने ही सेल की किसी ऑर्गेनेली में चले जाएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्गी बॉडी, या कहीं भी जहाँ उनकी जरूरत हो, लाइसोसोम वगैरह, या फिर उनको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है उस प्रोटीन पे जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोटीन क्या वहीं पे इस्तेमाल होनी है या बाहर होनी है। उसके लिए जो सिग्नल जनरेट होता है, प्रोटीन को कैसे पता चलता है कि उसने कहाँ जाना है, सेल के अंदर रहना या बाहर जाना। उसके लिए सेल के अंदर ही सेल जो सॉरी सेल नहीं
जो प्रोटीन बनी है उसके अंदर से ही सिग्नल जनरेट होते हैं। अगर सही से सॉर्टिंग नहीं होती, प्रोटीन की टारगेटिंग ठीक नहीं होती, गलत प्रोटीन कहीं और भेज दी जाए तो उससे डिजीजेस काज हो सकती हैं। क्योंकि जहां भी टारगेट किया जाएगा उस प्रोटीन को जो टारगेट के लिए थी ही नहीं, तो डेफिनेटली वो वहां पे डिजीजेस काज करेगी, अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। उसके बाद टारगेटिंग सिग्नल्स हैं। टारगेटिंग सिग्नल जो है ये एक्चुअली पेप्टाइड चेन्स, कुछ अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, छोटी सी 100 से 120 अमीनो एसिड तक, जो कि उसी फोल्डेड प्रोटीन के पास ही होती है, उसके अंदर ही रेजिड्यू करती है ये टारगेट सिग्नल। और जैसे ही प्रोटीन डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये एक्टिव हो जाने हैं। अब वो सिग्नल कहाँ पे होते हैं? दो तरह के सिग्नल होते हैं जो उस प्रोटीन के अंदर लोकेटेड होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है। दो तरह के होते हैं, एक को प्री सीक्वेंस बोलते हैं, एक टाइप को सिग्नल की। और सेकंड सिग्नल की जो टाइप होती है वो रेजिडेंस होती है अंदर सिग्नल पैच की फॉर्म में। अच्छा, जो प्री सीक्वेंस होती है, टारगेटिंग पेप्टाइड दो तरह के होते हैं, जो कि सिग्नलिंग पेप्टाइड भी जिनको कहा जाता है। प्री सीक्वेंस जो होते हैं ये जो फोल्डेड प्रोटीन होती है उसके किसी एंड एक हिस्से में होते हैं, किसी एक सिरे पे होते हैं, एक कोने पे होते हैं, यानी एक शुरू में एक पे या एंड पे, या शुरू में होगा सिग्नल उस चेन के या एंड पे होगा फोल्डेड प्रोटीन के, ठीक है। यानी किनारे पे होते हैं, कोने पे होते हैं, जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है वहां पे ये सीक्वेंस होती है 6 से 136 बेसिक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की, जो कि सिग्नल का काम करती है उस सेल के लिए, उस प्रोटीन के लिए। इसको प्री सीक्वेंस पेप्टाइड सिग्नल कहते हैं या टारगेटिंग पेप्टाइड कहते हैं, प्री सीक्वेंस। सेकेंड फॉर्म है सिग्नल पैचेस की। सिग्नल पैचेस जो सिग्नल होते हैं पेप्टाइड, ये पेप्टाइड जो हैं ये सिरों पे प्रेजेंट नहीं होते प्रोटीन चेन के, बल्कि उस पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस के अंदर छोटे छोटे एक दो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही फिर प्रोटीन फोल्ड होती है जैसे प्रोटीन, ये पैचेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद ये सिग्नल जनरेट करते हैं उस प्रोटीन के लिए कि उसने कहाँ जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन कर देना लिपिड्स का, फैट्स का प्रोटीन के अंदर, तो इससे भी टारगेटिंग इंड्यूस करवाई जाती है। जैसे प्रोटीन मॉडिफाई होती है तो उसमें सिग्नल जनरेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उसके सिग्नल जो से बताते हैं उसने कहाँ जाना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया हुआ है। देखिए, हम बाउंड्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में गिरती है। उस प्रोटीन की वहाँ फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। फर्दर मॉडिफिकेशन में क्या चीजें होती हैं कि उस प्रोटीन के साथ या तो कुछ लिपिड मॉलिक्यूल लगा दिए जाते हैं जिसको फिर हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ ग्रुप्स लगा दिए जाते हैं जिसको फिर बाद में इस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाती है उस प्रोटीन की जो बनी थी ट्रांसलेशन से। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन होती हैं ये ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल प्रोटीन्स। तो ये मॉडिफिकेशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं। अब जो प्रोटीन्स बन जाती हैं वो वहां से मूव होती हैं गोल्जी बॉडीज की तरफ। लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही अपना काम करना होता है वो वहीं पे स्टे करती हैं, उनके ऊपर स्पेशल लेबल्स या स्टिकर लगा दिए जाते हैं अमीनो एसिड्स के, जिनसे पता चलता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नेटिव लोकल प्रोटीन है, इसने बाहर नहीं जाना है, इसने यहीं पे फंक्शन करना है। अगर वो वहां से भागने की कोशिश भी करती है तो उसको वापस वहां पे ले आया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स निकलती हैं वो फिर गोल्जी बॉडीज में भेजी जाती हैं। गोल्जी बॉडीज में उनकी फर्दर मॉडिफिकेशंस होती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन्स बनी थी उनके साथ कुछ और शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच कर दिए जाते हैं, कुछ उसमें से विथड्रॉ कर दिए जाते हैं, उन प्रोटीन को फर्दर मॉडिफाई कर दिया जाता है गोल्जी बॉडीज में। और गोल्जी बॉडीज में फिर उनकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करके फिर देखा जाता है कि उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, किसी सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनेली में भेजना है या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है किसी बाहर किसी और टारगेट सेल की तरफ। तो पैकिंग का काम जो है वो गोल्जी बॉडी करता है। यहाँ पे यही मसला है, गोल्जी बॉडीज के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स ने लोकली बैठना होता है, काम करना होता है, वहां से बाहर नहीं आना, उन्होंने वहीं पे वर्क करना है। उनके ऊपर भी टैगिंग कर दी जाती है कि ये गोल्जी बॉडीज की प्रोटीन है, इन्होंने बाहर नहीं जाना, ये किसी और काम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर भेज दिया जाता है जहाँ उन्होंने जाना होता है, राइट लेबल्स के साथ। जैसे यहाँ बताया हुआ कि अगर लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है उसको अगर प्रोटीन भेजनी है इसने गोल्जी बॉडी ने, तो उस
प्रोटीन के ऊपर स्पेशल मॉलिक्यूलर टैग लगाया जाता है शुगर का, इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है और वो सीधा वहीं लाइसोसोम पे जाएगा। ठीक है। अब जो प्रोटीन साइटोसोल के अंदर सिंथेसाइज होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि फ्री राइबोसोम ट्रांसलेट करते हैं जिन प्रोटीन्स को, वो प्रोटीन्स फर्दर बहुत मॉडिफाई नहीं होती, वो वहीं पे साइटोसोल में रहती हैं और वहीं पे लोकली यूज हो जाती हैं, किसी ऑर्गेनेली में नहीं जाती। ठीक है। उसके बाद लास्ट में है प्रोटीन टर्नओवर। टर्नओवर कहते हैं डिग्रेडेशन को, हाफ लाइफ को, जब जिंदगी खत्म हो जाए किसी प्रोटीन की, उसको टर्नओवर कहते हैं। बताई हुई है हाफ लाइफ। कोलेजन जो प्रोटीन है उसकी 117 साल है हाफ लाइफ। आई लेंस की जो क्रिस्टलिन प्रोटीन है जो हमारे आई लेंस में होती है, उसकी 70 ईयर्स से ज्यादा ही है। रीनल फंक्शन प्रोटीन है किसकी 9 घंटे है। और RPS8 एक और प्रोटीन है ब्लड की, जिसकी 3 घंटे है हाफ लाइफ। डिफरेंट हाफ लाइफ बताई हुई हैं। ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज है जो कि क्रेब साइकिल में यूज होता है, ये इसकी 11 मिनट है हाफ लाइफ। ठीक है। बट टर्नओवर की डेफिनेशन हम कैसे करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड प्रोटीन एज दे आर ब्रोकन डाउन विद इन द सेल। यानी जब एज खत्म हो जाती है, हर एक मॉलिक्यूल की भी एक एज होती है, आपको पता है, जैसी एज खत्म होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, प्रोटीन ऑटोमेटिकली टूट जाती है और उसकी जगह पे नई प्रोटीन आके जगह उसकी ले लेती है। इस प्रोसेस को टर्नओवर कहते हैं, यानी हैंड ओवर कर देना अपना चार्ज किसी और के पास। ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन डिग्रेडेशन में एक बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जितनी प्रोटीन डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है, उस उतनी सिंथेसाइज नहीं ना हो तो प्रॉब्लम होगा फंक्शनिंग में सेल को। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिंथेसाइज ज्यादा हो रही है प्रोटीन और अभी वो ब्रेक डाउन या उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होनी, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी सेल्स में, तो ये भी डेंजरस है। तो एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के अंदर। ठीक है, ताकि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस जो है वो मेंटेन रहे। एनाबॉलिज्म कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं। कहते हैं अगर हम एरोबिक्स एक्सरसाइजेस करते हैं 1 महीने के लिए, तो इससे स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रोटीन टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। इसीलिए ज्यादा हाई डाइट हम लेते हैं फिर, ताकि हमारे अंदर जो टर्नओवर हो रहा है, प्लेसमेंट हो रही है पुरानी प्रोटीन जिस जगह नहीं आ रही है, ये उसको कोप कर सके, उसका मुकाबला कर सके। ऐसा ना हो कि हम डाइट में प्रोटीन ना लें और हमारी बॉडी की प्रोटीन जो है वो एक्सरसाइज की वजह से, एरोबिक एक्सरसाइज की वजह से डिग्रेड होती जाए, तो वो फिर मसला होगा। हाँ, अगर हम प्रोटीन डाइट लेते रहेंगे तो हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, सप्लीमेंट में प्रोटीन्स लेते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ब्रेक डाउन जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके लिए वो ऐसे सप्लीमेंट भी लेते हैं जो उनकी बॉडी में कैटाबॉलिक हार्मोन्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिन्होंने प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवानी होती है। बाकी ये ठीक नहीं होता, क्योंकि बॉडी नेचुरली जब नई प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी तो पुरानी प्रोटीन उनके सेल्स में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, जो बाद में उनके लिए मसला करेगी। तो ये सप्लीमेंट लेना भी ठीक नहीं होता। ठीक है, ये टर्नओवर है, यानी रिप्लेसमेंट करना पुरानी प्रोटीन की नई प्रोटीन की मदद से, यह टर्नओवर है। बस ये एंड हो गया यहाँ पे।